आज हम कवर करेंगे पार्ट नंबर 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज स्टेट गवर्नमेंट. Part number 6 of Indian Constitution, that is a state government. So in this chapter, in this part, we will discuss the machinery of state in terms of executive, legislature, and judiciary, how they works. So in the beginning, part number 6, the first chapter, that is state executive. Article number है 153 to 167. So you have to remember these articles because this is very, very important. Article number 153 to 167 deals with the one executive body, which is apex body of executive in the state, that is a governor. So this is foremost important fact you have to remember. So before start, to know about a governor, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज स्टेट एग्जीक्यूटिव. तो देखो, आपको मालूम है कि भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो कि पार्ट नंबर 5 के अंदर दिया हुआ है, पार्ट नंबर 5 का ही रेप्लिका पार्ट नंबर 6 के अंदर है. 2 टाइप की गवर्नमेंट की बात हुई थी एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और आपको मालूम है कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज डन इन 1992, उसके द्वारा हमने थर्ड जो आपका सेट ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत की. लेकिन संविधान में हमने 2 टाइप की गवर्नमेंट की बात की है. वहाँ प्रावधान किए गए थे, वन एट द सेंटर, अनदर एट द स्टेट लेवल. सो पार्ट नंबर 5 जो डील करता है वो आपको डील करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर. पार्ट नंबर 6 जो डील करता है वो है स्टेट गवर्नमेंट को लेकर. स्टेट गवर्नमेंट में क्या प्रावधान है वो सभी के मेंशन किए गए पार्ट नंबर 6 के अंदर, एंड इट इज अ रेप्लिका ऑफ द पार्ट नंबर 5. Majority of the provision which were in the part number 5 is in also part number 6 of the constitution. तो अगर हम part number 5 को बहुत ध्यान से समझ पाते हैं तो part number 6 हमारे लिए बहुत आसान होगा. और जब भी आप पढ़ें तो part number 5 पे आप बहुत अच्छे से काम करें और part number 6 को आप comparatively पढ़ें. So this chapter needs a comparative analysis to the part number 5. तो जब पार्ट नंबर 5 आपको ध्यान से पढ़ना है और पार्ट नंबर 5 के कंटेक्स्ट में पार्ट नंबर 6 की बातों को आपको ध्यान रखना है. सो स्टेट एग्जीक्यूटिव इज लाइक, जैसे हमने बात की थी, जो पार्ट नंबर 5 के अंदर जो प्रावधान था, जो हम बात करते थे कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है उसमें कौन कौन है, तो वहां थे, देयर इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंसिस्ट central executive. So again, state executive means the governor, and here is no provision of deputy governor or lieutenant governor, because there is one constitutional post in the state hierarchy, that is a governor. But unlike center, state is only one post, that is a governor, but at center there is a president and vice president of India. तो इन दोनों में फर्क है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे सिर्फ वहां पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, और लेकिन जो अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो सिर्फ यहाँ गवर्नर का ही प्रावधान है, गवर्नर के डेप्यूटी का कोई प्रोविजन नहीं किया गया है. तो स्टेट एग्जीक्यूटिव का मतलब होगा गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. तो जब हम बात करते हैं व्हाट इज स्टेट एग्जीक्यूटिव, तो इट मींस गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर and advocate general of the state. This means state executive. So talk about governor. देखो, जब एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो ड्राफ्ट कमेटी थी, ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट में ये बातें थी. आपको मालूम है ना कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्राफ्ट कमेटी वाज हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. तो ड्राफ्ट कमेटी में एक्चुअल जो प्रावधान किया गया था कि देयर मस्ट बी डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नर ऑफ द स्टेट, कि जो स्टेट का गवर्नर होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा उसको चुनाव करना चाहिए, जैसे हम एमपी और एमएलए का करते हैं. तो एक्चुअल रिकमेंडेशन ये थी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसमें इस बात को खारिज किया गया और उन्होंने इस प्रावधान को आगे बढ़ाया कि जो स्टेट गवर्नर है उसके लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं है. और ये जो गवर्नर का प्रावधान हमने किया, इसके लिए हमारे सामने 2 तरह के मॉडल थे. एक मॉडल है अमेरिकन मॉडल ऑफ गवर्नर, और दूसरा मॉडल हमारे पास था कैनेडियन मॉडल. अब सबसे पहले हम इन दोनों इसको समझते हैं मॉडल को, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि भारत के गवर्नर में हमने क्या प्रावधान किया और कहां से हमने प्रावधान किए. वैसे जो गवर्नर का प्रावधान है, द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नर इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नर का प्रावधान हमने संविधान में कहां से किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द बेस वेयर वी बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वहां से हमने प्रावधान किया है गवर्नर का। बट द प्रोसीजरल पार्ट, बट द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर we had borrowed from the concept of Canadian Constitution, not the American Constitution. So there are the two different questions. One, the provision of governor post is borrowed from the Government of India Act 1935, and appointment of governor we borrowed from the Canadian Constitution. अब इस बात को हम समझेंगे क्या है। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो गवर्नर है दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, है ना। अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे ही वहाँ गवर्नर का चुनाव होता है। लेकिन कनाडा में क्या होता है कि कनाडा में सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है गवर्नर जनरल की। तो गवर्नर जनरल के द्वारा ही गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो प्रोविंसेस की हेड होते हैं। तो वही प्रावधान हमने भारत में किया कि गवर्नर के लिए हमने किसी इलेक्शन का प्रावधान नहीं किया। गवर्नर शुड नॉट be elected from direct or indirect election. However, he is appointed by the President of India, by the central government, because he is the nominee of the central government, है ना। तो आई थिंक आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब नाउ कम टू द क्वेश्चंस कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, किस किस तरह के प्रावधान। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 6 आर्टिकल 153 से 167 के बीच में, और जैसे मैंने आपको कहा कि गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। हम बात करते हैं कि जो गवर्नर है ना वो है क्या। इफ वी वांट टू डिफाइन द गवर्नर, द पोस्ट ऑफ गवर्नर, देन व्हाट डज इट मीन। गवर्नर मीन्स गवर्नर हैज अ ड्यूल ड्यूटी। द वन ड्यूटी इज हेड ऑफ द स्टेट, ही इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, he is a chief executive of the state like a president, but he is a nominal head. He is a nominal head, not a real head. Here real head is again the council of ministers headed by the chief minister of the state. So तो गवर्नर जो है वो स्टेट के मुखिया है, एग्जीक्यूटिव चीफ है, और दूसरी उनकी जो ड्यूटी, ही इज अ नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ही इज एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ही इज एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे एजेंट कैसे, इस बात को मैं आगे जाकर समझाऊंगा, ये आपको क्लियर हो जाएगी बातें। तो गवर्नर की यहाँ दो ड्यूटी है। वन, ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बट हाउएवर ही इज नॉट अ रियल हेड, ही इज अ नॉमिनी, you know, this nominal head, that is he is a titular head, not de jure। दो तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। वन इज दैट इज, उसको कहते हैं टिटुलर, का मतलब होता है जो आपका नॉमिनल होगा। दूसरा होता है डी जूरे, दैट इज रियल, है ना। तो ये एग्जैक्टली जो एक नॉमिनल हेड है, और स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, इट इज एक्सरसाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, ग्रेट। So the second duty is that he is agent of the central government, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट के रूप में काम करता है। It is the two duties of the governor। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट भी। चलिए, अब ये जो गवर्नर का प्रावधान है, जैसे मैंने कहा कि इसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से इसको हमने बोरो किया है, बट जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है इसको हमने लिया कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि देयर मस्ट बी अ गवर्नर फॉर ईच एंड एवरी स्टेट, ठीक है। और एक्चुअली आपको एक और बात बता दूं, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आपको मालूम भी होगा एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंडियन टेरिटरीज थी, दे वर क्लासिफाइड इनटू द 4 कैटेगरीज, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो वहां जो सिस्टम था, दो तरह के प्रोविंसेस थे, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोविंसेस, ठीक है। जैसे आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश भी बहुत टाइम तक पार्ट सी रहा, एंड पार्ट सी लेवल पे जो प्रोविजन था इट वाज लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जो फुल फ्लेज स्टेट थे वहां प्रोविजन था गवर्नर का। तो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन किया गया कि देयर मस्ट बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। बट आपको मालूम है, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956 is a landmark amendment done by the Indian Parliament in the Constitution, and it has brought, you know, many changes in the part number 6 of the Constitution। जो 7th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, विच इज डन इन 1956, उसके द्वारा हमारे जो पार्ट नंबर 6 जो है संविधान का, उसमें बहुत तरह के चेंजेस आए हैं। जैसे मैंने कहा कि एग्जीक्यूटिव में भी चेंजेस हैं, आगे जाके आप उसको गो थ्रू करेंगे तो लेजिस्लेचर में भी आपको मिलेगी चेंजेस मिलेंगे, जुडिशरी के अंदर भी चेंजेस मिलेंगे आपको। तो 7th अमेंडमेंट 1956 के द्वारा प्रोविजन अब ये है कि देयर मे बी
a common governor for 2 or more states. अब यहाँ हाँ, 7th Amendment 1956 states clearly there may be a common governor for 2 or more states or a state and UT. तो मतलब ये मूल संविधान में बात कहीं लिखित नहीं है, लेकिन जो अमेंडमेंट हुआ 7th Amendment 1956 का, उसमें प्रावधान किया गया कि कॉमन गवर्नर भी हो सकता है। तो अभी तक की बातचीत में इतना ही कि 153 से लेकर 167 के बीच में गवर्नर का प्रावधान है। पार्ट नंबर 6 है, गवर्नर कॉमन हो सकता है, ये अमेंडमेंट के द्वारा हुआ। लेकिन उससे पहले जो प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में था वो 1 स्टेट 1 गवर्नर का प्रावधान किया गया था। क्लियर हो गया होगा। नाउ द अपॉइंटमेंट। देखो अपॉइंटमेंट जो है ना गवर्नर की, क्योंकि जैसे हमने कहा कि गवर्नर के ड्यूल रोल है, एक तो है हेड ऑफ द स्टेट, one thing, and second thing, he is the nominee of the central government, he acts upon as a agent of the, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर जब वो एजेंट के रूप में रोल प्ले करता है ना, तो यहाँ इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है ना। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है, तो एजेंट के लिए हमें इलेक्शन करवाने की जरूरत ही क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को अपना नॉमिनी भेज सकती है स्टेट्स के अंदर। तो जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर का, इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस इज क्लियरली आपको मालूम होना चाहिए। इट इज नॉट इलेक्टेड ऑफिस, ही इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यू नो, एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्लियरली आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नर क्या है। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जैसे मैंने कहा कि ही इज अ नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ही एक्ट्स अपॉन एज एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। That's why we cannot afford to such a huge expense of the election of the governor of the state. जरूरत ही नहीं उसकी ना, हम इतना खर्चा क्यों करें उस पर? जब वो नॉमिनी है तो हम इतना चुनाव पे खर्च करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, पर आपको मालूम है इसके बाद सारी बातें जो पीडीएफ में लिखी है मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ। आई थिंक जो लोग लाइव क्लास में आपको समझ आ ही गया होगा। पर आपको मालूम है कि जो गवर्नर की पोस्ट है ना भारत में, बहुत कंट्रोवर्शियल रही है, बहुत कंट्रोवर्शियल है। सिंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950, 1950 से लेकर लगातार जो गवर्नर की पोस्ट है भारत में, उस पर लगातार विवाद रहे हैं। अगर आपको याद होगा, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां गवर्नर की पोस्ट को लेकर कंट्रोवर्सीज नहीं होती। अगर आपको याद होगा, वेस्ट बंगाल में अभी जो भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, इससे पहले वो बंगाल के गवर्नर थे, इफ यू नो, है ना। तो वहां पे आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच की रोज की झड़पें होती थी, आए दिन झड़पें हो रही है ना। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा, महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा प्रकरण हुआ। अब महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, जो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो आजकल गवर्नर वहां है। और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री उनके बीच में बहुत तरह की बातें रही, तनातनी रही है। तो जो गवर्नर की पोस्ट है भारत में, ये मोस्ट डिबेटेबल, मोस्ट कंट्रोवर्शियल पोस्ट है। बहुत सारी चीजें इसके बारे में आपको सुनने को मिलती है। क्या है ये कंट्रोवर्सी, इसके बारे में हम आगे जाके जरूर गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन। अब गवर्नर किसको अपॉइंट किया जाना चाहिए, व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी गई पहले आपको मालूम होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 तरह की क्वालिफिकेशन दी है। देयर इज अ 2 सर्टेन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन for the post of a governor. One, he must be a citizen of India. It is a foremost important qualification. Or I think every constitutional office, if one wants to occupy, she should adhere this qualification. So it's very clear. तो पहली क्वालिफिकेशन ये कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक ही भारत में गवर्नर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो यही है। एंड नाउ देयर इज अ क्वालिफिकेशन ऑफ एज। एंड जैसे मैंने कहा था कि एग्जीक्यूटिव और जो आपका लेजिस्लेचर है भारत में, उसमें हमने मिनिमम एज का कॉन्सेप्ट किया है, मैक्सिमम का नहीं किया। जैसे जुडिशरी में हमने मैक्सिमम एज का कॉन्सेप्ट किया है, मिनिमम का नहीं किया। तो यहाँ जो गवर्नर की क्वालिफिकेशन में जो एज है, वो मिनिमम एज होनी चाहिए 35। वन हैज टू कंप्लीटेड द एज ऑफ 35। 35 साल की उम्र है तो उससे ऊपर का आदमी जो है वो गवर्नर की पोस्ट के लिए टेक्निकली एलिजिबल हो जाता है। तो 2 तरह की क्वालिफिकेशन जो कि संविधान में दी गई हैं। पहली, वो भारत का नागरिक हो। दूसरी, उसने 35 साल की आयु पूरी कर ली हो। नाउ व्हाट इज अ कन्वेंशन, व्हाट इज अ रीसेंट ट्रेंड
कि अब गवर्नर की पोस्टिंग कैसे होती है, बहुत हम लेमन तरीके से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखो कन्वेंशन ये हुआ, और आपको अगर मालूम है सरकारिया एक कमीशन है, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट थी गवर्नर की पोस्ट के ऊपर। उनको एक काम दिया गया था कि जो गवर्नर का रोल स्टेट में है उसको थोड़ा और क्लियर कट किया जाए और जो कंट्रोवर्सीज है वो थोड़ी कम हो जाए। तो उनसे कहा गया था कि आप कुछ रिकमेंडेशन दीजिए कि अपॉइंटमेंट को लेकर जो गवर्नमेंट की बायसनेस दिखाई देती है, जिसके कारण कई बार कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, उस कंट्रोवर्सीज को हम कैसे रोक सकते हैं। तो आप कुछ अपने सुझाव बताइए। तो सरकारिया कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसमें 2-3 बातें लिखी गई थी। पहली बात ये थी कि जब भी आप किसी व्यक्ति को गवर्नर अपॉइंट करना चाहते हैं तो पहला क्राइटेरिया आपके दिमाग में होना चाहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है सरकार के लिए, कि वो व्यक्ति उस स्टेट से बिलोंग ना करे जिस स्टेट का उसको अपॉइंट किया जाना है। तो पर्सन शुड बी आउटसाइडर ऑफ द स्टेट। इट वाज द फर्स्ट रिकमेंडेशन एंड मैनी गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड इट, और गवर्नमेंट इस पे काम किया ही है। तो जैसे मैंने कहा कि पहला क्राइटेरिया क्या, पहली रिकमेंडेशन ये थी कि जो गवर्नर होगा वो आउटसाइडर होना चाहिए, पहली बात ये थी। एंड सेकंड जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि ही शुड नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिव पॉलिटिक्स लास्ट 2 years। कि जब आप उसको गवर्नर अपॉइंट करना चाहते हैं तो पीछे 2 साल पहले ही उसने एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ दिया हो, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में ना हो। ठीक है। और तीसरी उनकी जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी वो रिकमेंडेशन ये थी कि जिस भी पर्सन को आप गवर्नर अपॉइंट करना चाहते हैं इस बात का आप ध्यान रखें कि उसका इमिनेंस हो किसी ना किसी फील्ड के अंदर। एरा गैरा जो क्या नथु खेरा शुड नॉट बी गवर्नर, है ना, किसी को उठा के आप गवर्नर ले आओ, ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। इमिनेंस शुड बी द क्राइटेरिया। उसने किसी न किसी फील्ड में एक्सेल किया हो, ऐसे ही व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाना चाहिए, है ना। तो ये सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन थी, और इस बात को सरकारें, कोई भी सरकार रही उसे मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, तो सभी गवर्नमेंट इस बात को कहीं ना कहीं ध्यान में रखती है कि जब हम गवर्नर के ऑफिस पे अपॉइंटमेंट करें तो हम इन क्राइटेरिया का पालन कर सके। पर जैसे मैंने कहा कि ये बाध्यताएं नहीं है सरकार के, इट्स अ कन्वेंशंस, इट्स अ प्रैक्टिसेस व्हिच आर अडॉप्टिंग बाय द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, बट एनी गवर्नमेंट मे ब्रीच इट। क्योंकि मैंने कहा ना कि इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये कन्वेंशंस है जो हमने डेवलप किए हैं। और जैसे मैंने कहा कि सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, तो रिकमेंडेशन तो हमेशा बाइंडिंग नेचर की नहीं होती, उसकी कोई बाइंडिंग नहीं होती। वो गवर्नमेंट की एक तरह की बातें होती है, सरकार उसको मानना चाहे तो मानती है, नहीं मानना चाहे तो नहीं भी मान सकती है। तो जैसे मैंने कहा कि टाइम टाइम पे कुछ गवर्नमेंट ने इसको फॉलो किया है, लेकिन कुछ टाइम कई बार सरकार इसको बीच भी कर देती है। यस, एग्जीक्यूटिव। तो क्लियर हो गया ये, है ना। तो क्वालिफिकेशन आपको समझ आ गई। नाउ अब थोड़ी कुछ प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, किस तरह की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, क्या होता है। मतलब कोई मुझे बताएगा आप में से कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट में प्रैक्टिकल बातें, चलो ये तो हमने पढ़ ही लिया ना कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें लिखी हुई है, क्या क्राइटेरिया देखती होगी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपॉइंटमेंट करती है तो किन किन बातों को ध्यान में रखती है। ये तो चलो है ही बातें, और ये बड़ी मिनिमम सी क्वालिफिकेशन है, 35 साल कोई बड़ी बात नहीं है ना। कैसे करती है सरकार अपॉइंटमेंट, क्या लगता है आपको? वो पहले से ही है अंकिता, 1950 से लगातार आप देखेंगे तो बहुत ब्यूरोक्रेट्स आपको गवर्नर मिल जाएंगे। प्रेसिडेंट के साथ रिलेशन अच्छा हो, प्रेसिडेंट को तो खुद की फंसी होती है, क्योंकि उसका तो काम ही लिमिटेड, उसका कोई काम ही नहीं है ना प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट इज जस्ट फॉर टी टाइम गपशप इज अ पोस्ट। टी टाइम गपशप है कि चलो फ्री है आज तो चलो लेट्स मीट एंड हैव सम डायलॉग, हैव सम कॉन्वर्सेशन, कुछ बात करते हैं मिलके, ऐसा देश चल रहा है वैसा देश चल रहा है। काम नहीं है प्रधान मतलब प्रेसिडेंट का ये सब करना। तो कैसे होती होगी अपॉइंटमेंट, मैं आपको उसकी बहुत गहराई वाली बातें, टेक्निकलिटीज बताता हूँ। देखो आपको मालूम है ना, स्टेट्स इज अ सब्जेक्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है स्टेट्स। ठीक है। स्टेट्स की जिम्मेदारी होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, यानी कि भारत के गृह मंत्री के अधीन है राज्य भारत के। इसका मतलब है कि जब भी गवर्नर की वैकेंसी होगी स्टेट्स में, उसकी लिस्ट तैयार करता है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री इसकी शुरुआत करती है,
और एक लिस्ट बनाती है, एक वैकेंसी रेज करती है कि देयर इज अ सर्टेन वैकेंसीज इन सर्टेन स्टेट्स ऑफ गवर्नर पोस्ट। तो वहां से प्रोसेस की शुरुआत होती है। अच्छा, उसके बाद जब इस प्रोसेस की शुरुआत होती है तो उसके बाद लिस्ट तैयार की जाती है कि किन किन स्टेट्स के अंदर गवर्नर की वैकेंसीज है और कौन कौन प्रोबेबल्स हो सकते हैं। आपने एक बात कभी देखी, अगर आप करंट अफेयर ध्यान से पढ़ते होंगे तो जरूर आपको मालूम होगा, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें मेजोरिटी ऑफ गवर्नर आपको मिलेंगे, वो सारे या तो मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे या तो पुलिस ऑफिसर्स होंगे या तो ब्यूरोक्रेट्स होंगे। नॉट ब्यूरोक्रेट्स पे नहीं होंगे, जैसे मैंने कहा कि मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे या तो आपके पुलिस ऑफिसर्स होंगे। आप नागालैंड पढ़ लीजिए, मिजोरम पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लेना आपने, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा ना मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब ये नहीं कि सभी स्टेट्स में ऐसा ही होगा, नॉट, है ना। लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स में ऐसा प्रावधान है कि वहां के जो आपको गवर्नर मिलेंगे वो पुलिस ऑफिसर होंगे या तो मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे। ऐसा क्यों? वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं, एग्जाम में सवाल नहीं आएगा ये, जस्ट फॉर योर अवेयरनेस। लाइव क्लास प्लीज आप आंसर करें, क्योंकि तब आपको बेटर समझ आएगा जब आप प्रैक्टिकल चीजों को समझ पाएंगे। थ्योरी भी आपको तभी अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। यस, एनीवन एल्स प्लीज। आपको मालूम है ना कि जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो भारत का है उसकी समस्याएं क्या है, क्या समस्या है वहाँ की? सर एक तो जो लोग माइग्रेंट पीपल आते हैं, हाँ, एक तो प्रॉब्लम ये चलती है कि वहाँ बहुत तरह की रिबेल्स है, रिबेल्स बहुत है वहाँ, मतलब वहाँ रिबेलियन बहुत तरह के ग्रुप्स है, सेपरेटिज्म की बहुत बड़ी फीलिंग चलती है वहाँ। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को भारत ने अपने साथ रखने के लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर के लिए हमें कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। अगर अगर आप देखो, अगर 100% जो भारत का बजट है उसमें अकेला एक स्टेट के लिए बजट होता है 10% का। एक स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 100 रुपए में से हमें स्पेंड करना पड़ता है 10 रुपए एक स्टेट के लिए, बाकी 90 रुपीज होता है सब में डिस्ट्रीब्यूट। तो आप समझ सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की भी यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ रिबेलियन ग्रुप्स बहुत है, रिबेल्स बहुत है वहाँ, ठीक है। अच्छा, रिबेल्स क्या है कि वहाँ हमेशा से सेपरेटिज्म की फीलिंग रही है, क्योंकि एथनिक जो ओरिजिन है ना वो हम सबका एक नहीं है। वो कहते हैं कि भैया हम तो आप जैसे बेसिकली दिखते भी नहीं हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल ओरिजिन हमारा आपका तो है ही नहीं। आपके नाक कान अलग तरह के हैं, आपके नैन नक्श अलग तरह के हैं, तो हम तो आपसे मतलब मैच होते नहीं, तो हम आपके साथ कैसे हो सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि वहाँ इन्फ्लुएंस किसका है, कई जगह चाइना का इन्फ्लुएंस है, कई जगह दूसरे कंट्री का इन्फ्लुएंस है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इसीलिए आपको वहाँ ऐसे गवर्नर की जरूरत होती है जो जिसके पास पुलिस फोर्स या मिलिट्री का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। तो आपको दिखाई देंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है भारत की, वहाँ जो भी पुलिस ऑफिस मतलब जो भी वहाँ गवर्नर होंगे उसमें मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स के अंदर या तो आईपीएस एक्स आईपीएस होता है, या तो आपके जो मिलिट्री में अच्छी खासी पोस्ट पे रहे हो, कम से कम ब्रिगेडियर लेवल से तो ऊपर ही पोस्ट पर, जनरल, ब्रिगेडियर। तो इस पोजीशन पे जो लोग रहे हैं उनको ही गवर्नर बनाया जाता है। अच्छा, एक और बात आपने देखी कभी, अंडमान और जो आपका निकोबार आइलैंड है, अगर आपने करंट अफेयर ध्यान से पढ़ते होंगे तो वहां भी अगर आपको मालूम है लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट है वहां की, तो उस पोस्ट पे भी आमतौर पे आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी ही दिखाई देगा। क्यों? क्यों? आमतौर पे या तो डिफेंस के होते हैं, पुलिस के होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि अंडमान निकोबार का जो एरिया है ना उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसके साथ इंडियन ओशन की शुरुआत हो जाती है, उसी रूट है, ठीक है। उस सी रूट है और भारत की डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वहां से भारत के डिफेंस को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो हमें उस स्टेट में एक ऐसे आदमी की जरूरत है जिसको टेक्निकलिटीज पता हो डिफेंस की। तो इसलिए आमतौर पर जैसे मैंने कहा, या तो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या तो आपके पुलिस ऑफिशियल्स को वहाँ मतलब गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, आपने एक और चीज देखी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको, टेक्निकलिटी बता रहा हूँ आपको, बहुत हेल्प करेगा समझने में। अब जैसे आजकल उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, कैन यू टेल मी? उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? करंट अफेयर नहीं पढ़ते आप? कौन है उत्तर प्रदेश की गवर्नर? करंट अफेयर में क्वेश्चन के बार ऐसे भी आ सकता है कि चार नाम दिए, इसमें से मैच करो कौन सा गलत है। एनीथिंग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि जो आपको लग रहे बने बनाए सवाल वही क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है।
कौन है उत्तर प्रदेश के गवर्नर? आनंदीबेन पटेल, सुना है आपने नाम? शी हेल्स फ्रॉम गुजरात एंड शी इज एक्स सीएम ऑफ गुजरात। अगर आपको मालूम होगा, मोदी जी की जब वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उस समय भी वो मंत्री थी, और मोदी जी जब गुजरात छोड़ के भारत के प्रधानमंत्री बने तो उस समय उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब आनंदीबेन जो पटेल है उनको उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। आपको लगता है क्यों? क्यों? वैसे ही पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रॉब्लम थोड़ी अलग तरह की, वहां की राजनीति का एक अपना इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्लियामेंट्री सीटें उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं ना, तो वहां अलग तरह का आदमी आपको चाहिए। जैसे मैंने कहा था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है गवर्नर, तो ये सारी बातें आप अभी समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब जैसे हम बात करते हैं किसी और स्टेट की, और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर का नाम मुझे बता दीजिए कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ वगैरह वगैरह जो भी हैं वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है, अर्लेकर जो भी हैं। तो अब इनको यहाँ गवर्नर बनाया गया, तो क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोई खास बड़ी दिक्कतें नहीं है, ना तो आतंकवाद है, ना तो कुछ नहीं, या कुछ भी काम नहीं है ना करने को, कुछ नहीं है मतलब यहाँ तो ठीक है। गवर्नर साहब कौन है? गवर्नर साहब बेसिकली गोवा असेंबली के पहले अध्यक्ष रहे, स्पीकर रहे हुए, तो ही इज प्योरली बेसिकली पॉलिटिशियन। हिज एक्सपीरियंस इज प्योरली एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिक्स। इनका पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस है, यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट हमने नहीं किया है। और जैसे मैंने आपको इससे पहले जितने भी एग्जांपल दिए आपको नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्निकलिटी जो समझते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमने जो गवर्नर अपॉइंट किया वो कौन है? पॉलिटिशियन है। और हिमाचल प्रदेश में भी जो हमने अपॉइंट किया वो कौन है? पॉलिटिशियन है। तो आप समझ गए होंगे कि जब गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है ना, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सारे लोगों को क्लब कर देती है। या तो एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हो सकते हैं, आपकी डिफेंस ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, और आपकी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज भी हो सकती हैं। आपको मालूम है ना, एक और बात होती है कि जो राजनीति में बूढ़ा हो गया ना, मतलब जिसका लगा कि अब नेक्स्ट मंत्री नहीं बन सकता, एमएलए नहीं बनेगा, उसको गवर्नर अपॉइंट कर दो। मतलब जिसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, उसके लिए लास्ट सीट होती है गवर्नर बना दो, कहीं आराम से बैठा दो राजभवन में, है ना। तो ये सारे क्राइटेरिया होते हैं कि जिस जिस बेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नर ऑफिस पे अपॉइंटमेंट्स करती है। तो आप समझ गए होंगे। यस सर, चलिए जी, तो ये तो हो गया आपका अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन। नाउ सर मुझे उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके जो हमारे पीएम हैं क्या पसंद मंत्री जो कि सेम पार्टी के वो एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं। आपने कभी ऐसा देखा कभी गांव में अपनी फैमिली में या दूर दूर तक कहीं कि दो भाई होते हैं, दोनों ही मतलब एम्बिशियस होते हैं, साथ रहते हैं, दोनों फंक्शन होते हैं घर के तो साथ साथ होते हैं, लेकिन दे ट्राई टू डोमिनेट ईच अदर? ऐसा देखा? वैसे ये सुनो, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, देखा है ऐसे? दो पड़ोसी होते हैं लेकिन मकान साथ साथ ही हो, जिंदगी भर रहते हैं साथ साथ ही, कहीं नहीं जाते वहां से हो, लेकिन दे ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट ईच अदर। इट्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ना, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम क्या है कि फिटेस्ट ऑफ ऑल की थ्योरी तो पता है ना आपको सारी। फिटेस्ट ऑफ ऑल तो आप जानते ही है ना। तो फिटेस्ट ऑफ ऑल का मतलब ये कि आपको अपना वजूद बना के रखना पड़ेगा, टकराव होगा उसके लिए। तो जब आपको अपना वजूद बना के रखना, उसके लिए टकराव होता रहेगा। अगर वजूद की, देखो यहाँ एग्जिस्टेंस की बैटल है सारी, मतलब आप भी जो तैयारी कर रहे हैं फॉर व्हाट? एग्जिस्टेंस, बाकी कुछ नहीं है। और इसके अलावा लाइफ का मतलब आपको जिंदा रहना है, दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। हम जो भी काम करते हैं ना, वो अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए करते हैं, यही करते हैं हम सब लोग। तो इसीलिए जो ये सारी बैटल आपको दिखाई देती है किसके लिए होती है? एग्जिस्टेंस के लिए। और किसके लिए होती है? अगर एग्जिस्टेंस के लिए बैटल ना होती तो इतने बड़े वॉर ना होते, महाभारत हुआ किस बात के लिए? तो बोलने की बात है, उसका अपमान हुआ है, कुछ नहीं, अपमान तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बैटल किस बात के लिए हुई? एग्जिस्टेंस की बैटल थी, नहीं तो आपका वजूद समाप्त हो जाएगा। यू हैव टू फाइट फॉर दैट। तो ये तो हमेशा ही होता रहेगा, ये तो होता ही है, ये तो होता ही है ना। और एक दूसरे, जैसे आपने कहा कि वो एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, दूसरे को डोमिनेट एक्चुअली क्या होता है ना, आपने ये जरूर, अगर आपने हिस्ट्री को बहुत ध्यान से पढ़ा है, कि आपका जो वजीर है वो हमेशा मात देने के लिए तैयार है आपको।
सबसे बड़ा खतरा आपको किससे होता है? वजीर से ना। जो आदमी आपके साथ रोज रहेगा, संगत में आपकी रहेगा, सबसे पहली दृष्टि तो उसी की होगी आपकी कुर्सी को हथियाने की, होगी या नहीं होगी? इंसान का स्वभाव है ये, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ये सबके साथ ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? अब जो प्रधानमंत्री के साथ रोज बैठेगा उठेगा, उसका मन भी तो करेगा ना कि प्रधानमंत्री काश मैं बन जाता। ये स्वभाव है हमारा। इससे विकास भी होता है और इससे वॉर भी होते हैं। ये जो शक्ति है ना, महत्वाकांक्षाएं जो हैं, इससे नुकसान भी और फायदा दोनों चीजें हैं ना इससे। अगर महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो विकास भी नहीं हो पाएगा ना। फिर हम एम्बिशियस है, इसीलिए तो आज हम डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। अगर हम एम्बिशियस नहीं होंगे तो डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं। इच्छा शक्ति नहीं होगी ना। जब इच्छा शक्ति समाप्त हो जाएगी तो कोई भी काम नहीं होगा ना। हम काम कर इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इच्छा शक्ति है हमारे पास। वी वांट टू डू समथिंग बिकॉज वी हैव अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इनसाइड, कि नहीं हमें कुछ करना है, कुछ ऐसा है जो हमें परेशान करता है, तो हम कुछ कर रहे हैं। हम खुशी से नहीं कर रहे हैं कुछ, मतलब कुछ ऐसा अंदर अंदर है जो हमें परेशान करता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, तो हम कर रहे हैं। तो ऐसा ही होता है इनके लिए भी, पॉलिटिशियन में तो ऐसा होता ही है। और जैसे मैंने कहा, सत्ता का नशा तो होता ही बहुत बुरा है। सत्ता सुख तो सब चाहते हैं, नहीं चाहते क्या? क्योंकि कभी आपने देखा अलग अलग तरह के अहंकार होते हैं ना, ईगोज जिसे कहते हैं। मतलब सत्ता से बड़ा अहंकार क्या हो सकता है? अगर आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए 130-40 करोड़ आबादी का, आप समझो वो सिर्फ आप हैं और नहीं है। अब नौकरी अगर आप करेंगे तो बाकी लोग भी तो कर रहे हैं ना, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं ना। लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो सब नहीं हो सकते, वो एक ही पोस्ट है। अहंकार भी तो है ना वहां पे, अहंकार होगा, एम्बिशंस भी होंगे। जैसे आपने पूछा कि क्यों टकराव होते, टकराव की ही वजह है बस, और कुछ नहीं है। उनको थोड़ा स्वाभाविक है कि उनको प्रधानमंत्री बनना है। उनको ये लगता है कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, 80 सीट्स यहाँ हैं, तो संभावना है मेरे पास आगे प्रधानमंत्री बनने की। और मोदी जी का की दिक्कत ये है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई आसपास फटके ना, टकराव तो भाई, टकराव में तो है ही। मतलब जो मुझे समझ आता है, बाकी कुछ कारण और भी हो सकते हैं वो तो मैं जानता नहीं, बट यही अल्टीमेटली बात होती है। ये स्वाभाविक है क्योंकि नेचर में ये चीजें हैं। आपको अपना वजूद रखना है जिंदा, तो आपको फड़फड़ाना पड़ेगा। ठीक है, फड़फड़ाना आपने छोड़ दिया तो एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया। चलिए, तो हम आगे बात कर रहे थे, जैसे हमने अभी तक बात की कि क्वालिफिकेशंस क्या होती है। नाउ द ओथ एंड रिमूवल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओथ की। ओथ की जो जिम्मेदारी है वो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो ये आपको एग्जैक्टली मालूम रखना है। इफ हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश अगर उपलब्ध नहीं है तो हाई कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो गवर्नर को दिलाते हैं। एंड नाउ द सैलरीज। नो नो नो, प्रेसिडेंट कहाँ आएंगे स्टेट में? यही बस यही फर्क है थोड़ा सा ना। जैसे सुप्रीम, लिखा तो ऐसा है ना, गवर्नर को दिलाते, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को दिलाते हो, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। नो 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 नो, यस सर, ये होती पालहट, मैं नहीं मानूंगा ना। अपॉइंटमेंट की जो पावर है ना, इट इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट ओथ की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नर की होती है ना, मतलब मुख्य न्यायाधीश की होती है। मुख्य न्यायाधीश जो है गवर्नर को वो दिलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नाउ द सैलरीज एंड अलाउंसेस आर फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो सैलरीज और अलाउंसेस है वो पार्लियामेंट के द्वारा तय होते हैं। पार्लियामेंट इसको इंक्रीज कर सकती है और पार्लियामेंट गवर्नर की सैलरी को किसी भी कंडीशन में डिक्रीज नहीं कर सकती, इंक्रीज की जा सकती है। एंड द सैलरी ऑफ द गवर्नर इज 3.5 लाख। 3.5 lakh is the salary. 4 lakh is the salary of the Vice President of India. 5 lakh is the salary of the President of India, and 2.80 is salary of CGI. So सैलरी वाले क्वेश्चंस भी आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए। तो सैलरी आपकी गवर्नर की जो है दैट इज 3.5 लाख पर मंथ है सैलरी। नाउ द टेन्योर जो गवर्नर का है दैट इज 5 year. द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द गवर्नर इज 5 years, but he can be removed anytime by the President of India because he holds office during the pleasure of the presidents. तो ये ध्यान रखने वाली बात है।
सबसे पहली बात तो आपको ये होनी चाहिए कि गवर्नर का जो ऑफिस है उसमें जो टेन्योर आपका 5 साल का है, लेकिन 5 साल से पहले भी गवर्नर को हटाया जा सकता है, और गवर्नर को हटाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। और ये राष्ट्रपति की जो शक्ति है, इट इज अ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि विदाउट एनी ग्राउंड, क्योंकि गवर्नर को हटाने का क्या ग्राउंड होगा ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। जैसे आपको मालूम है कि अगर आपको जज हटाना है तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी इज द ग्राउंड। जैसे अगर आपको राष्ट्रपति को हटाना है, देयर इज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्राउंड, बट गवर्नर किस आधार पे हटाया जाएगा, देयर इज नो एज सच ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये क्यों ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि ही इज नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई ये हमने कोई प्रावधान उसको नहीं रखा है। किसी भी कारण से राष्ट्रपति गवर्नर को हटा सकते हैं। यस और नो? और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन में ये तय हुआ, आप पीडीएफ में भी इसको देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिफिएबल। इसका ये मतलब हो रहा है कि राष्ट्रपति अगर गवर्नर को हटाते हैं, इस बेस पे कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति के इस फैसले को आप चैलेंज नहीं कर सकते, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनी टाइम governor can be removed by the president of India on any ground. There is no as such ground mentioned in the constitution, so it should be very, very clear. No. तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसके बाद आप पीडीएफ में देख सकते हैं, जो लोग स्क्रीन देख रहे हैं, इसके मैं कुछ एग्जांपल्स दिए, मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूँ आपको, ऐसे कोई क्वेश्चन तो वैसे नहीं आएगा। देखो ना, जैसे क्या होता क्या है, एक कंट्रोवर्सी भी है, जैसे मैंने कहा शुरू में ही कहा था कि गवर्नर का एक ऐसा ऑफिस है जिसमें बहुत कंट्रोवर्सी होती है। होता क्या है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो सरकार सबसे पहले काम क्या करती है कि गवर्नर्स को सबसे पहले हटाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा अभी, जैसे हिमाचल प्रदेश में चुनाव है ना, चुनाव के बाद जिसकी भी गवर्नमेंट बनेगी तो सबसे पहला काम सरकार का होता है कि आईएएस ऑफिसर की ट्रांसफर करना, करते हैं ना। आईएएस आईपीएस की सबसे पहले ट्रांसफर हो जाती है कि भैया हटो तुम सबसे पहले। तो इसका मतलब होता है कि सरकार अपने लॉयलिस्ट लोगों को सबसे अच्छी पोस्टें देती है, क्रीम पोस्ट। जैसे मैंने कई बार बताया ना कि डीसी सारे आईएएस ऑफिसर नहीं बनते, भी ध्यान रखने वाली बात है, नहीं बन सकते। वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है सरकार आपको अपॉइंट करती है नहीं करती है। अब जैसे सपोज करो कि एक ही बैच के बहुत ऑफिसर्स हैं, लेकिन डीसी तो कुछ ही बने ही है ना, ठीक है, तो हो सकता है कि उनको चांस ना मिले डीसी बनने का, क्योंकि सरकार ये देखती है कि मेरा करीबी कौन है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में।